इतिहास गवाह है, जब भी इंसान ने अपनी ताकत का घमंड किया है, नतीजा सिर्फ एक हुआ है, तबाही। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध। सम्राट अशोक अपने साम्राज्य को अखंड बनाने की जिद में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। दया नदी का पानी खून से लाल हो जाता है। लेकिन उस तबाही के मैदान में और एक नए अशोक का जन्म होता है। एक सम्राट जो हिंसा का रास्ता छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हो अगर अशोक ने सिर्फ युद्ध छोड़ना ही काफी नहीं समझा? क्या हो अगर उसने उस तबाही को देखकर यह फैसला किया कि ज्ञान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है? क्या हो अगर उसने दुनिया के सबसे खतरनाक ज्ञान को हमेशा के लिए छुपाने के लिए एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी बनाई है जो पिछले 2300 सालों से आज तक काम कर रही है? ये कहानी है भारत के सबसे बड़े रहस्य की। ये कहानी है अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों की। भाग 1, सम्राट अशोक का गुप्त मिशन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास और आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिस पर हजारों सालों से रहस्य की धूल जमी है। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, स्तूप बनवाए, शिलालेख खुदवाए, लेकिन कुछ थ्योरीज मानती है कि अशोक ने एक और काम किया, एक गुप्त काम। अशोक को समझ आ गया था कि असली तबाही तलवार से नहीं, बल्कि उस ज्ञान से होती है जो उस तलवार को बनाती है। इंसान का दिमाग विज्ञान का इस्तेमाल निर्माण के लिए कम, विनाश के लिए ज्यादा करता है। इसलिए उसने अपने समय के 9 सबसे बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया। ये 9 लोग कोई साधारण दार्शनिक नहीं थे। ये अपने अपने क्षेत्र के मास्टर थे, वैज्ञानिक, कलाकार, रणनीतिकार। अशोक ने 9 लोगों को 9 अलग अलग विषयों पर एक एक किताब लिखने को कहा। ये वो 9 किताबें थी जिनमें दुनिया का वो सारा ज्ञान था जो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो कलिंग जैसा नरसंहार हर रोज हो सकता था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इन लोगों को सिर्फ ज्ञान लिखना नहीं था, उन्हें उस ज्ञान की रक्षा करनी थी, उसे छुपाना था। यह सुनिश्चित करना था कि यह ज्ञान सिर्फ वही समय पर सही लोगों तक ही पहुंचे। इस सोसाइटी का नाम दिया गया दी 9 अननोन या 9 अज्ञात। और उनका सबसे पहला नियम गुमनाम रहना। भाग 2, मौत, धोखा और दुनिया का सबसे खतरनाक ज्ञान। तो सवाल यह है कि इन 9 किताबों में आखिर क्या था? ऐसा कौन सा ज्ञान था जिससे एक चक्रवर्ती सम्राट भी डर गया? तैयार हो जाइए क्योंकि यह लिस्ट आपके होश उड़ा देगी। पहली किताब साइकोलॉजिकल वारफेयर पर थी। यह सिर्फ भाषण देना नहीं था, यह किताब सिखाती थी कि कैसे लाखों लोगों की सोच को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा सकता है, कैसे बिना एक भी हथियार उठाए एक पूरे देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। दूसरी किताब फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान पर थी। यह किताब बताती थी कि इंसान का शरीर कैसे काम करता है, लेकिन इसका एक डरावना हिस्सा भी था। यह किताब स्पर्श मात्र से मारने की कला सिखाती थी, जिसे हम टच ऑफ डेथ कहते हैं। माना जाता है कि जूडो और मार्शल आर्ट्स के कई सीक्रेट्स इसी किताब से लीक हुए हैं। यह किताब सिखाती थी कि शरीर के प्रेशर पॉइंट्स को दबाकर किसी की जान कैसे ली जा सकती है या इस उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पर थी। सोचिए 2300 साल पहले, जब दुनिया को बैक्टीरिया या वायरस के बारे में पता भी नहीं था, तब यह किताब अदृश्य जीवों से बात कर रही थी। कुछ थ्योरीज मानती है कि इसमें अमृत बनाने का फार्मूला था या ठीक इसका उल्टा, ऐसे जानलेवा वायरस बनाने का तरीका जो पूरी इंसानियत को खत्म कर। चौथी किताब अल्केमी यानी रसाशास्त्र पर थी। अब आप कहेंगे, अरे यह तो वही है ना जिसमें वे लोग लोहा से सोना बनाने की कोशिश करते थे? हाँ, लेकिन क्या हो अगर वो सिर्फ सोना बनाना नहीं था? क्या हो अगर यह किताब असल में मैटर के रहस्यों को खोलने की चाबी थी? क्या हो अगर यह ट्रांसम्यूटेशन यानी एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने की आसान विज्ञान थी, एक तरह का प्राचीन न्यूक्लियर फिजिक्स? पांचवी किताब कम्युनिकेशन यानी संचार पर थी। लेकिन यह सिर्फ इंसानों के बीच संचार की बात नहीं करती थी। यह किताब अलौकिक यानी एलियन सभ्यताओं से संपर्क साधने के तरीके बताती थी। यह एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन क्या अशोक यह जानता था कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? छठी किताब ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों पर थी। न्यूटन से हजारों साल पहले यह किताब सिर्फ ग्रेविटी की होने की बात नहीं करती थी या उसे कंट्रोल करने की बात करती थी।
यह किताब एंटी ग्रेविटी डिवाइस यानी उड़ने वाली मशीनें, विमान बनाने की तकनीक सिखाती थी। जी हाँ, वही विमान जिनका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों रामायण और महाभारत में भी मिलता है। सातवीं किताब कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान पर थी। यह किताब सिर्फ तारों और ग्रहों की बात नहीं करती थी, यह टाइम के कॉन्सेप्ट को चुनौती देती थी। इसमें टाइम ट्रेवल, दूसरी दुनियाओं और स्पेस टाइम को मोड़ने के सिद्धांत थे। क्या यह संभव है? आठवीं किताब प्रकाश लाइट पर थी। यह किताब बताती थी कि प्रकाश सिर्फ रोशन नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक हथियार है। यह प्रकाश की गति को मोड़ने और उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने, जैसे आज हम लेजर में करते हैं, और यहाँ तक कि अद्भुत अदृश्य इनविंसिबल होने की तकनीक भी बताती थी। और आखिर में नवीं किताब, यह सबसे खतरनाक थी। यह सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र पर थी। यह किताब भविष्य बताती थी। यह उन पैटर्न को समझती थी जिससे समाज बनते हैं और कैसे वे तबाह हो जाते हैं। यह किताब किसी भी सभ्यता के पतन की भविष्यवाणी कर सकती थी और शायद उसे रोक भी सकती थी। 9 किताबें, 9 लोग और दुनिया की तबाही से बचाने का गुप्त मिशन। भाग 3 सबूत, साजिश या सिर्फ एक कहानी। अब आपका दिमाग हिल गया होगा और आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका सबूत क्या है? यह तो किसी साइंस फिक्शन की फिल्म की कहानी लग रही है। और आप बिल्कुल सही हैं। अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों का जिक्र किसी भी प्राचीन बौद्ध पाठ या अशोक के किसी भी शिलालेख में नहीं मिलता। इस कहानी को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है एक ब्रिटिश लेखक टेलबोट मुंडी को, जिन्होंने 1923 में एक किताब लिखी, द नाइन अननोन। मुंडी का दावा था कि उन्हें यह जानकारी भारत के एक गुप्त स्रोत से मिली थी। इसके बाद 1960 में द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियन नाम की एक किताब और छपी। इसके थ्योरी के हिसाब से पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। तो क्या यह सिर्फ एक अंग्रेज लेखक का बुना हुआ नॉवेल है? क्या यह 100% फिक्शन है? शायद और शायद नहीं। जरा सोचिए, अगर आपको ऐसी सीक्रेट सोसाइटी बनानी हो जो हजारों साल तक चले, तो आपका पहला नियम, यह सोसाइटी लिखित ज्ञान पर नहीं बल्कि ओरल परंपरा पर चलती थी। जब 9 अज्ञात में से किसी एक की मृत्यु होती या वह रिटायर होता, तो उसकी जगह एक नया, उतना ही काबिल सदस्य चुना जाता था और यह सिलसिला चलता रहता था। एक गुरु अपना ज्ञान अपने शिष्य को देता था। इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि यह 9 अज्ञात आज भी मौजूद है। वे हमें देख रहे हैं, वे हमारे बीच हैं। वे वैज्ञानिक हो सकते हैं या दार्शनिक हो सकते हैं या कोई शायद आम इंसान। कहते हैं कि जब इंसानियत किसी बड़े खतरे के करीब आती है, यह 9 अज्ञात चुपके से हमारी मदद करते हैं, और जब भी कोई इंसान ज्ञान का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, यह 9 अज्ञात उसे रोकते हैं। इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब अचानक से कोई वैज्ञानिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया या किसी की रिसर्च रहस्यमय तरीके से रुक गई। क्या यह सब इत्तेफाक था? भाग 4 निष्कर्ष, हम क्या माने? तो अंत में सवाल यह नहीं है कि 9 अज्ञात असली या नकली है। अंत में सवाल यह है कि हमें उनकी जरूरत है या नहीं। आज हम 21वीं सदी में हैं। हमारे पास प्रोपोगेंडा के लिए सोशल मीडिया, हमारे पास बायोलॉजिकल हथियार, हमारे पास न्यूक्लियर बम, हमारे पास एआई है जो समाज को कंट्रोल कर सकता है। हम आज उस खतरनाक ज्ञान के शिखर पर बैठे हैं जिससे अशोक 2300 साल पहले डर गया था। 9 अज्ञात की कहानी हमें एक जरूरी सबक सिखाती है। ज्ञान शक्ति है, लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। हो सकता है कि 9 अज्ञात का कॉन्सेप्ट अशोक का दुनिया को दिया गया एक सीक्रेट मैसेज हो, एक चेतावनी कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल जोड़ने के लिए करें, तोड़ने के लिए नहीं। आपको क्या लगता है, क्या अशोक के 9 अज्ञात पुरुष सिर्फ एक लेजेंड है या वो आज भी इसी वक्त हमें देख रहे हैं? क्या टेलबोट मुंडी ने यह कहानी खुद बनाई है या उसे सच में भारत के किसी प्राचीन रहस्य का पता चल गया था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और विकास टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास में रहस्य अभी भी
और भी है। मैं हूँ विकास, मिलते हैं अगले वीडियो में।